हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का विवेकानंद क्लासेस की इस यूट्यूब चैनल प्रोग्राम में। आज हम लोग बात करने वाले हैं उत्तराखंड पीसीएस प्री एग्जाम के बारे में, जो कि 14 जुलाई को होना है। पहले यह परीक्षा जो है वो 7 जुलाई को थी, उसके बाद सीटेट का 7 को एग्जाम पड़ रहा था, तो फिर इसे हटा करके 14 जुलाई इसका कर दिया गया है प्री एग्जाम। तो हम इसी के अबाउट में बात करने वाले हैं और साथ में अपना जो एक्सपीरियंस है उसको आपके साथ में साझा करने वाले हैं कि उत्तराखंड पीसीएस का एग्जाम कैसे होता है और किस टाइप के उसमें प्रश्न बनते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उत्तराखंड पीसीएस को क्वालिफाई करने के लिए हम कौन कौन से ऐसे टॉपिक को पढ़ें जिससे कि हमारा यह एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने पूरे साल या पिछले कई सालों से या 2-3-4 सालों से या 1 सालों से इस परीक्षा की तैयारी की होगी, तैयारी कर रहे होंगे। कुछ ऐसे लोग होंगे जो लगातार जो है वो किसी ना किसी दूसरे परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उत्तराखंड का भी फॉर्म उन्होंने भर रखा है और वे चाहते हैं कि वे उत्तराखंड का एग्जाम दे। तो अब चूंकि वे दूसरे की तैयारी कर रहे थे, तो ऐसे में उन्होंने पूरा फोकस उत्तराखंड को नहीं कर रखा है, तो उनके भी बारे में हम आपको बताने वाले हैं। और साथ में ऐसे लोग जो किसी ऑफिस में या कहीं अन्य किसी दूसरी ड्यूटी कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, उनको बहुत ज्यादा समय नहीं मिल पाया है परीक्षा की तैयारी करने के लिए, तो हम आपके साथ में अपना एक्सपीरियंस और साथ में कुछ एक्सपर्ट्स के एक्सपीरियंस आपसे साझा करने वाले हैं। यह जो एक्सपीरियंस है यह मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। इसके अलावा जो पिछले कई सालों में उत्तराखंड पीसीएस में पूछे गए प्रश्न हैं उनके आधार पर एक निष्कर्ष है, कंक्लूजन है, जो मैं आपको बताने वाला हूं। आपको बता दें कि कुल 50 टॉपिक मैं आपको बताने वाला हूं और इस 50 टॉपिक की तैयारी अगर आप कर लेते हैं तो उत्तराखंड पीसीएस प्री एग्जाम जो कि 14 जुलाई को होना है, आप बहुत ही आसानी के साथ में उसको क्वालिफाई कर पाएंगे। यानी कि आपको फोकस क्या करना है, आपको फोकस करना है कि जो ये आपको 50 पॉइंट हम बताने वाले हैं, साथ में किताबों के नाम आपको बताने वाले हैं कि कहां ये किताबें आपको मिलेंगी और किस किताब से आपको स्टडी करनी चाहिए, कहां आपको फोकस करना चाहिए, ये बातें हम आपको बताने वाले हैं। आप अगर अभी तक सब कुछ पढ़ रहे थे या नहीं पढ़ रहे थे तो आप सब कुछ छोड़ करके केवल इन 50 पॉइंट्स पे अपना पूरा ध्यान कंसंट्रेट कर लीजिए। कुछ लोग होंगे जो पूरा सिलेबस पढ़ सकते हैं, पढ़े भी होंगे, तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं सर्वसाधारण की बात कर रहा हूं, बहुसंख्यक की बात कर रहा हूं, ऐसे लोगों की बात कर रहा हूं जो इस परीक्षा में बहुत ज्यादा मेहनत अभी तक नहीं कर पाए हैं, लेकिन वे परीक्षा देने वाले हैं। तो आप ये 50 पॉइंट पढ़ के जाइए। साथ में हम आपको किताबें बता दे रहे हैं, यूट्यूब चैनल भी आपको बता दे रहे हैं कि कहां से आपको ये पढ़ना चाहिए और कहां से कितने क्वेश्चन लगभग बन सकते हैं। तो यह जानने के लिए सब अंत तक आप वीडियो में बने रहिए, और चूंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है इसलिए आप साथ जो है वो निभाते रहिए। सबसे पहले यह जानिए कि जो 2024 का उत्तराखंड पीसीएस का फॉर्म आया है, इसके सिलेबस में कुछ बदलाव हुआ है। सिलेबस में बदलाव क्या हुआ है कि पहले क्या था कि जैसे कि बाकी राज्यों में फर्स्ट पेपर में, जीएस के पेपर में, बाकी राज्यों में जैसे स्टेट से क्वेश्चन आते थे 15-20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, वैसे ही उत्तराखंड पीसीएस में भी पूछे जाते थे। लेकिन इस बार उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने एक नियम बाकायदा दे दिया है। नियम क्या दे दिया है कि मिनिमम 60% क्वेश्चन जो है वह उत्तराखंड स्पेशल पूछे जाएंगे। यानी कि अब उत्तराखंड राज्य से 60% यानी कि 60% क्वेश्चन जो है वह उत्तराखंड से ही पूछे जाने वाले हैं। यह एक बड़ी बात हो रही है इस परीक्षा में। अब आप साथ में तब यह भी जान लीजिए कि अगर 60% क्वेश्चन उत्तराखंड से पूछा जा रहा है तो इसकी मेरिट जाने की संभावना क्या हो सकती है, और इसके अलावा पिछली मेरिट क्या रही होगी। अच्छा, ऐसा किया क्यों जा रहा है? तो ऐसा इसलिए किया जा रहा है, आयोग का इच्छा है, सोचना है कि उत्तराखंड के बच्चे ज्यादा से ज्यादा इस परीक्षा में सफल हो पाए, क्योंकि जब हम स्पेशली उत्तराखंड से ही पूछेंगे ज्यादा प्रश्न तो उत्तराखंड के जो रीजनल लोग हैं, जो निवासी लोग हैं, वे उनके बारे में ज्यादा जानकारी रखते होंगे और वे अच्छे से पेपर को कर पाएंगे। वे ज्यादा से ज्यादा लोग निकल के आ पाएंगे। जब भी कोई स्टेट यह इच्छा करता है कि वह अपने राज्य का ज्यादा पूछे, तो उसका एक मतलब यही होता है कि उस राज्य के निवासी ज्यादा से ज्यादा इस परीक्षा में आ पाए, इस वैकेंसी में सेलेक्ट हो पाए। तो उत्तराखंड के लोगों के लिए और साथ में यूपी, बिहार या अन्य जो भी लोग इस परीक्षा में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन सब के लिए यह वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है कि आप कहां से तैयारी करेंगे। तो
पहली बात आती है उत्तराखंड स्पेशल की ही, कि उत्तराखंड की तैयारी हम कहां से करेंगे और उत्तराखंड के लिए क्या महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यह बुक है उत्तराखंड के लिए जो है एक महत्वपूर्ण बुक है। ये परीक्षा बाड़ी की बुक है, यश के ओझा की परीक्षा बाड़ी की बुक है, और कुल मिलाकर के इसमें लगभग 336 पेज हैं। परीक्षा बाड़ी की बुक है, 336 पेज है। यह बुक जो है उत्तराखंड से जो आपके क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं वे सारे के सारे क्वेश्चन इसमें लगभग आपको मिल जाएंगे। तो इस बुक पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं, इस बुक के साथ में आप जरूर बन सकते हैं, अच्छी तैयारी आप कर सकते हैं। अब बात आती है कि सर क्या इस बुक को कंप्लीट पढ़ना है या नहीं, इस बुक के कुछ महत्वपूर्ण हिस्से को ही पढ़ना है। तो पहले तो यह जान लीजिए कि उत्तराखंड जो राज्य है वह चूंकि नया बना हुआ राज्य है, सन 2000 में बना हुआ राज्य है, नया राज्य बना है, तो इसलिए उत्तराखंड का अपना इतिहास बहुत प्राचीन इतिहास नहीं है। कुछ राजवंश हैं जिनमें कत्यूरी राजवंश वगैरह हैं, ये सब टाइप के कुछ राजवंश हैं, उन पे थोड़ा सा फोकस देखा जा सकता है। लेकिन इस पुस्तक में हम क्या क्या पढ़ें या उत्तराखंड स्पेशली हम क्या क्या पढ़ें, तो वह आप ध्यान दीजिए और नोट करते जाइएगा। सबसे पहले और सबसे ज्यादा जहां से प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, पॉइंट एक है, वो है उत्तराखंड के प्रमुख व्यक्तियों के बारे में जरूर पढ़ लीजिए। उत्तराखंड के प्रमुख व्यक्तियों के बारे में पढ़ लीजिए, और क्या पढ़ लीजिए कि उनका योगदान क्या रहा है, इस टाइप से जरूर पढ़ लीजिए। तो ये पहली बात हो गई, जहां से कम 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं उत्तराखंड के प्रमुख व्यक्तियों के बारे में। जैसे कि उत्तराखंड का कौन सा व्यक्ति था जो भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हुए, उत्तराखंड के कौन से व्यक्ति थे जो महात्मा गांधी के साथ जो है वह नमक सत्याग्रह में शामिल हुए थे, या उत्तराखंड राज्य की मांग सबसे पहले किसने की थी, या उत्तराखंड के पहले राज्यपाल कौन बने थे, पहले मुख्यमंत्री कौन बने थे। इस टाइप से जो प्रश्न है, उत्तराखंड आने वाला पहला गवर्नर जनरल कौन था, पहला वायसराय कौन था। तो उत्तराखंड में अभी जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वे कॉन्सेप्चुअल नहीं है, वे फैक्चुअल हैं, यानी कि वे रटने वाली चीजें हैं। उत्तराखंड परीक्षा में जो क्वेश्चन आ रहे हैं, ज्यादातर क्वेश्चन आपको रटने वाले प्रश्न हैं। तो रटने वाले तथ्यों में पहला आपको क्या देखना है, इस बुक को उठा करके शुरू से पढ़ने में मत फंसिए कि पूरी बुक खत्म करनी है। बस पॉइंट टू पॉइंट आप सक्सेस होने की बात करिए, सफल होने के लिए पढ़िए, पूरा विद्वान बनने के लिए मत पढ़िए। विद्वान बनने के लिए आप एक बार सफल हो जाइए, उसके बाद पूरी लाइफ पढ़ी है, आप विद्वान बनिएगा। तो सबसे पहले प्रमुख व्यक्तियों के बारे में आपको पढ़ लेना है उत्तराखंड के, जहां से सबसे ज्यादा प्रश्न बनते हैं। ये पहली बात हो गई। दूसरा पॉइंट क्या है कि उत्तराखंड का आधुनिक इतिहास पढ़ लीजिएगा। आधुनिक इतिहास से मतलब है उत्तराखंड के कि गवर्नर जनरल से लेकर के और राज्य की मांग कहां से उठी, जो राज्य की मांग उठी उसमें कौन कौन से आंदोलन हुए, महिलाओं की क्या सहभागिता रही। इस दृष्टि से उत्तराखंड के इतिहास को आप पढ़िएगा, जहां से कम आपसे 4 से 6 प्रश्न बनने वाले हैं। उत्तराखंड के इतिहास से केवल अगर देखा जाए तो लगभग 15 प्रश्न आपको उत्तराखंड के इतिहास से इस बार मिलने ही मिलने हैं, क्योंकि जब नहीं डिसाइड था तब 8 से 9 प्रश्न 10 प्रश्न बनते थे उत्तराखंड के इतिहास से। इस बार डिसाइड हो गया है कि कितने प्रश्न बनने हैं, तो ऐसे में कम से कम 15 प्रश्न उत्तराखंड के इतिहास से बनेंगे। तो दूसरी बात तो यह पढ़ लेना है कि उत्तराखंड का आधुनिक इतिहास क्या है, और राज्य विभाजन के लिए जो आंदोलन आया, नए राज्य के मांग की जो आंदोलन आए, तमाम सारे व्यक्तियों ने योगदान दिया, उनके बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा। और तीसरा जो पढ़ने वाली बात है उत्तराखंड के लिए वह यह है वहां की पत्र पत्रिकाएं। ये जरूर पूछा जाता रहता है कि उत्तराखंड में कौन सी पत्रिका कहां से निकलती है, इस टाइप से प्रश्न यहां से बनते रहते हैं। तो उत्तराखंड में ये बातें आपको देख लेना है। अब उत्तराखंड में मध्यकाल बहुत ज्यादा है नहीं, तो उत्तराखंड के एंशियंट में आप थोड़ा बहुत देख सकते हैं, यानी उत्तराखंड का प्राचीन इतिहास जो है वह थोड़ा सा देख लीजिए। जैसे लाखू जोयार की गुफाएं किस नदी के किनारे हैं, इस टाइप से आप थोड़ा सा प्राचीन इतिहास इसका उत्तराखंड का देख सकते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा डीप नहीं जाना है प्राचीन इतिहास में भी। चौथी जो बात आती है उत्तराखंड के लिए, जहां से सबसे ज्यादा प्रश्न बनने हैं, मिनिमम 10 से 12 प्रश्न बनने हैं, वह है उत्तराखंड का राज्य व्यवस्था। जी, उत्तराखंड के राज्य व्यवस्था का मतलब क्या हुआ कि उत्तराखंड राज्य जब से बना तो उत्तराखंड में विधान परिषद, उत्तराखंड के विधानसभा में सदस्यों की संख्या, उत्तराखंड के पहले राज्यपाल या उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों का क्रम क्या रहा है,
राज्यपाल का क्रम क्या रहा है ये जरूर, क्योंकि तीसरा चौथा इस टाइप से पूछ लिया जाता है, या क्रम से लगाने को पूछा जा सकता है। उत्तराखंड में महिला कौन राज्यपाल या मुख्यमंत्री बनी है या नहीं बनी है। उत्तराखंड में मानवाधिकार आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, जनजाति आयोग या इस टाइप से जो हैं, बाल अधिकार आयोग जो है वह पहले अध्यक्ष कौन थे। उत्तराखंड राज्य महिला आयोग की पहली अध्यक्षा कौन थी। कहने का मतलब है जो उत्तराखंड में वन लाइनर पॉलिटिकल विजन से हैं उन्हें आप रट डालिए, ज्यादा से ज्यादा 6 से 10 पेज इसमें होगा और लगभग 10 क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाना है जो वन लाइनर प्री में आपके पूछे जाने हैं। ठीक है, तो यह महत्वपूर्ण हो गया कि उत्तराखंड का अगर आप इतिहास और उत्तराखंड का आप राज्य व्यवस्था अगर ये दोनों तैयार करते हैं तो इतिहास और राज्य व्यवस्था मिलकर के कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन उत्तराखंड के इतिहास और राज्य व्यवस्था से पूछ लिए जाएंगे। इसके बाद बात करते हैं उत्तराखंड के भूगोल की। तो उत्तराखंड के भूगोल से ज्यादा प्रश्न नहीं बनेंगे। अगर उत्तराखंड आप पढ़ रहे हैं तो उत्तराखंड खनिज नहीं पढ़ना है, क्योंकि उत्तराखंड में बहुत ज्यादा खनिज है नहीं, और अगर है भी तो भी आप उसको इग्नोर मार दीजिए। आपको 150 क्वेश्चन नहीं करना है, आपको 150 नंबर नहीं लाने हैं। मेरिट जो जानी है मैक्सिमम 100 से 105 के बीच में रह जानी है। पिछला जो मेरिट गया था वो 100 से ऊपर किसी का नहीं गया था, 94 गया था जनरल कैटेगरी का, 94 से 95। ठीक है ना। तो इस बार आप मान लीजिए उत्तराखंड के प्रश्नों की संख्या ज्यादा हो गई है, तो 100 और 105 के बीच में, 100 से पहले भी हो सकता है और 105 से ऊपर तो किसी हालत में नहीं जाना है। तो उत्तराखंड के खनिज को आप मत पढ़िए, उत्तराखंड के वन को आप मत पढ़िए, उत्तराखंड में सिंचाई व्यवस्था आप मत पढ़िए, इसको आपको नहीं पढ़ना है। उत्तराखंड के मृदा को आप मत पढ़िए, क्योंकि उत्तराखंड में पहाड़ी मृदा है, आमतौर पर ज्यादातर हिस्सों पर पहाड़ी ही मृदा है, तो बहुत आपको नहीं उसमें फोकस करने जाना है। अगर आप जियोग्राफी पढ़ रहे हैं उत्तराखंड के लिए तो उत्तराखंड के नदियों के बारे में बहुत ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है। उत्तराखंड का जलप्रपात कौन कौन से हैं इनको भी नहीं पढ़ना है। उत्तराखंड में झीलें बहुत हैं तो उनको भी आपको नहीं देखने जाना है। तो सर देखना क्या है उत्तराखंड के जियोग्राफी में? हाँ, उत्तराखंड में जो वन आंदोलन हुए हैं उन्हें देख लीजिए। उत्तराखंड में जो वन आंदोलन हुए हैं उन आंदोलन को देख लीजिए। इसके अलावा उत्तराखंड में कुछ सिंचाई परियोजनाएं स्थापित हुई हैं, उन सिंचाई परियोजनाओं को देख लीजिए। यह 2 बातें उत्तराखंड से देख लीजिए। एक तो सिंचाई परियोजना उत्तराखंड में कहां कौन सी सिंचाई परियोजना है और किस नदी पर स्थापित है, और उत्तराखंड में वन आंदोलन जो चलाए गए थे, वनों को संरक्षित करने के लिए जो आंदोलन चलाए गए थे उनको आप देख लीजिए। बाकी उत्तराखंड के कृषि को आपको नहीं देखना है, झीलों को नहीं देखना है। झीलें कब आप देखिएगा? झीलें आप देखिएगा जब आप वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़ रहे हो, तो उसी के साथ में आप वो जो है वो झीलों को देख लीजिएगा। ठीक है, तो उत्तराखंड के जियोग्राफी में आपको बहुत ज्यादा चीजें नहीं देखने जाना है। ऊर्जा संसाधन है, आप इसको 50-50 मान के चलिए कि प्रश्न बनते तो नहीं है, फिर भी अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। ये बात हो गई उत्तराखंड की। इसके अलावा उत्तराखंड में और हम क्या देख सकते हैं? तो उत्तराखंड का नया बजट आप देख सकते हैं। उत्तराखंड का जो नया बजट आया है उसे आपको देख लेना चाहिए। कम से कम 3 से 4 प्रश्न उत्तराखंड के नए बजट से बनेंगे, तो आप उत्तराखंड के नए बजट को जरूर देख लीजिए। ठीक है, तो उत्तराखंड में आपको इतनी ही तैयारी करनी है कि उत्तराखंड का नया बजट पढ़ डालिए, उत्तराखंड का आधुनिक इतिहास पढ़ डालिए जहां से राज्य का विभाजन हुआ है, उत्तराखंड का थोड़ा सा प्राचीन इतिहास मोटे मोटे नजर से देख लीजिए, वो आपके दिमाग में फीड हो जाएगा। क्योंकि आमतौर पर क्या पूछा जाता है कि ये किस वंश के शासक हैं, या इस वंश का अंतिम शासक या पहला शासक, इस तरह से प्राचीन इतिहास में प्रश्न वहां से बनते हैं। उत्तराखंड के पॉलिटिकल को आप देख लीजिए, जो महत्वपूर्ण है उसे ढंग से तैयार कर लीजिए। तो ये उत्तराखंड स्पेशल की बात है। अब बात करते हैं कि बाकी क्या पढ़ना है। तो बाकी आप भारत के आधुनिक इतिहास को पढ़ लीजिए। हाँ, भारत के आधुनिक इतिहास से लगभग 10 से 15 क्वेश्चन भारत के आधुनिक इतिहास से बनने हैं, तो आप उन्हें अच्छे से पढ़ लीजिए। अब आधुनिक इतिहास के लिए आप क्या पढ़ेंगे और कौन सी किताबें आप फॉलो करेंगे? तो आधुनिक इतिहास के लिए आप ये किताब है परीक्षा वाणी की, इसको आप बिल्कुल आंखें बंद करके फॉलो कर सकते हैं। इतनी विश्वसनीय किताबें हैं, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। आधुनिक इतिहास के लिए प्री और मेंस दोनों के लिए यह बुक जो है वो अपने आप में पर्याप्त हो जा रही है। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये आप जो है वो आराम से तैयारी कर डालिए, इस किताब से आप पढ़ डालिए, यहां से प्रश्न फंस जाएंगे। अब बात आती है कि सर क्या कंप्लीट आधुनिक इतिहास पढ़ना है? तो कंप्लीट आधुनिक इतिहास नहीं पढ़ने जाना है। 1857 की क्रांति पढ़ लीजिए,
ढंग से पढ़ लीजिए। 1857 की क्रांति, कारण और उसके प्रभाव क्या हुए, इसको पढ़ लीजिए, और कहां से कौन इसका नेतृत्व कर रहा था। जैसे दिल्ली में बहादुर शाह जफर थे, झांसी में, ग्वालियर में, इस तरह से आप इसको ध्यान दे दीजिए। और इसके अलावा जब आप पढ़ने जाइए तो फिर पढ़िए जो है वह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, यानी कांग्रेस की स्थापना के बाद से आधुनिक इतिहास कंप्लीट पढ़ डालिए। जो कृषक विद्रोह वगैरह है इन पे आप बहुत फोकस मत करिए, टाइम बचता है तो एक बार देख लीजिए, नहीं तो मत देखिए। कुछ क्वेश्चन आप छोड़ने के लिए बचाए रखिए कि इसे हम छोड़ देंगे, ठीक है ना। तो 1885 से 1950 तक का इतिहास पढ़ लीजिए और विधिवत पढ़ लीजिए। उसके बाद बात करते हैं कि आगे क्या इसके लिए महत्वपूर्ण हो। तो देखिए, उत्तराखंड नया गठित राज्य है, तो वह अभी चीजों को इधर उधर से समेटने की कोशिश करता है। तो आप करिए क्या कि उत्तराखंड भारत के जो प्रधानमंत्री हुए हैं उन प्रधानमंत्रियों के कुछ बड़े काम और नीतियां रही हैं, उनको आप देख लीजिए। जैसे कि लुक ईस्ट पॉलिसी किसने दिया था, है ना। तो इस टाइप से प्रश्न बनते रहते हैं। पिछले में ही शायद पूछा गया था कि लुक ईस्ट पॉलिसी जो है वो किस प्रधानमंत्री ने दिया था, या फिर उदारीकरण की नीति या निजीकरण की नीति जो है वो किस प्रधानमंत्री के समय में आई थी। तो प्रधानमंत्री के जो बहुत बड़े स्तर के काम है वो आप देख लीजिए 1950 से लेकर के और टिल नाउ, यानी अब तक जितने हुए हैं उनके बड़े काम को आप देख लीजिए, जो इंटरनेशनल लेवल के या नेशनल लेवल पर भारत पर इंपैक्ट डाले हो, ऐसे काम को आप उन्हें देख लीजिए प्रधानमंत्री के वाइज से। तो ये आप एक दिन करेंगे, आराम से ये तैयार हो जाएगा कि एक प्रधानमंत्री के कार्यकाल में 2-4 से ज्यादा घटनाएं हुई नहीं है, तो आप ऐसे उनको तैयार कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गई आधुनिक इतिहास कंप्लीट। इतना ही आपको पढ़ना है कि 1885 के बाद से पढ़ना है, 1857 की क्रांति पढ़ लेना है, 2 बातें। अब बात आती है कि मध्यकालीन इतिहास में क्या पढ़ लें। तो मध्यकालीन इतिहास में आप अकबर को पढ़ लीजिए और जहांगीर को पढ़ लीजिए, शाहजहां को और औरंगजेब को। अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, इन 4 को पढ़ लीजिए। हाँ, उत्तर मुगल काल के क्रम याद कर लीजिए, यानी कि बहादुर शाह जफर के बाद, बहादुर शाह प्रथम के बाद से जो शासक हुए हैं उनका क्रम देख लीजिए। यहां से प्रश्न बनना है। आ जाइए दिल्ली सल्तनत में, तो दिल्ली सल्तनत के जो राजवंश हैं और जो शासक हुए हैं उनके क्रम याद कर डालिए और मोटा मोटा उन्हें आप देख लीजिए। जैसे इल्तुतमिश को ध्यान दीजिए, बलबन को, अलाउद्दीन खिलजी को, कुतुबुद्दीन ऐबक को और फिरोज शाह तुगलक को, इनको आप ध्यान दे दीजिए। इनके कामों को थोड़ा सा आप ध्यान दे दीजिए, इतना आपके लिए पर्याप्त है। प्राचीन इतिहास बहुत मत पढ़ने जाइए, प्राचीन इतिहास में बहुत ज्यादा प्रश्न वहां से बनता नहीं है। फिर भी अगर आपको देखना है तो आप हड़प्पा सभ्यता जरूर देख लीजिए, हड़प्पा सभ्यता देख लीजिए। इसके अलावा मौर्य काल में आप राजाओं के बारे में ना पढ़ करके मौर्यकालीन जो विरासत है उसको आप देखिए। जैसे कोषाध्यक्ष कौन होता था और लक्षणाध्यक्ष किसको कहा जाता था, सन्निधाता कौन था, समाहर्ता कौन था, ऐसे आप इनको देख लीजिए। तो ये हो गई आपके इतिहास की बात आधुनिक इतिहास में, ठीक है। अब पॉलिटी की बात करें कि सर उत्तराखंड के पॉलिटी में, तो पॉलिटी बहुत ज्यादा आपको नहीं ध्यान देना है, केवल अनुच्छेद कुछ हैं जिन्हें आप ध्यान दे दीजिए। कुछ अनुच्छेद जो प्रमुख हैं, मैंने एक वीडियो भी बना रखा है, मैं उसे वीडियो के लिंक डाल दूंगा इसमें, आप वहां से देख लीजिएगा प्रमुख अनुच्छेद को। तो अनुच्छेद, इसके अलावा भाग और उनके नाम और अनुसूचियां, इतनी बातें। भाग और उनके नाम रोमन में लिखना सीख लीजिएगा, अनुसूचियां और इसके अलावा प्रमुख अनुच्छेद, और संविधान में याद देख लीजिएगा कि कौन कहां से लिया गया है, ठीक है ना। यह महत्वपूर्ण बात है कि संविधान के स्रोत आप देख लीजिए कि किस देश से क्या भारतीय संविधान में लिया गया है। इसके अलावा आप राष्ट्रपति है, कैग है और महान्यायवादी है, इन 3-4 लोगों को ढंग से थोड़ा पढ़ लीजिए बस। क्योंकि उत्तराखंड में ज्यादातर फैक्ट पूछे जा रहे थे अभी तक, और 2021 के बाद से पेपर नहीं हुआ है, तो हो सकता है इस बार थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी आ जाए। तो कॉन्सेप्ट भी अगर अभी आएगा तो वो फैक्ट बेस ही कॉन्सेप्ट बनेगा, बहुत टफ कॉन्सेप्ट नहीं बनने वाले हैं अभी। तो इस हिसाब से आप इसको देख लीजिएगा। तो ये बात हो गई पॉलिटी की। अब जो महत्वपूर्ण बात है वह है उत्तराखंड में जो है वो इकोनॉमी अच्छी आती है। उत्तराखंड में अर्थव्यवस्था जो है वो बढ़िया पूछा जाता है। तो अर्थव्यवस्था कहां से तैयार करेंगे, तो अर्थव्यवस्था के लिए मेरा जो सजेशन है वो ये है, एनसीईआरटी 11वीं की बुक, 11वीं एनसीईआरटी की बुक्स आप ले लीजिए और इसको आप पढ़ डालिए। और इसके सारे चैप्टर आप आसानी से पढ़ भी सकते हैं, बहुत ज्यादा पेजेज नहीं है, और आप एक दिन में 40-50 पेज आराम से इस किताब का पढ़ सकते हैं। एनसीईआरटी पढ़ने में खूब मजेदार होती है। तो आप 40-50 पेज इसको एक दिन में पढ़ पाएंगे तो 3 दिनों में ये बुक आराम से आप पढ़ पाएंगे। फिर 3 दिन खर्च करेंगे तो दोहरा जाएगा किताब। 100-150 पेज से ज्यादा है नहीं इसमें, ठीक है ना।
लगभग 150 पौने 200 पेज है, तो आप 40 पेज के हिसाब से 4 दिनों में किताब खत्म कर देंगे। तो एक सप्ताह में 2 बार किताब आप इसको खत्म कर लीजिए। अर्थशास्त्र के जो लगभग 10 प्रश्न बनने हैं अर्थव्यवस्था से, वे सारे इसी में हो जाएंगे। प्रश्न बनता कहां है? इकोनॉमी से। तो प्रश्न बनेगा पंचवर्षीय योजनाओं से। पंचवर्षीय योजना आप ध्यान दे दीजिए। और पंचवर्षीय योजना में क्या ध्यान दे दीजिए? तो पंचवर्षीय योजना में आप ध्यान यह दे दीजिए कि जो है उनका लक्ष्य क्या था, और जो लक्ष्य था क्या वह अचीव हुआ है, नहीं हुआ है, और प्रमुख जो उसके नारे दिए गए, जैसे गरीबी हटाओ का नारा, या फिर संपोषणीय विकास, या धारणीय विकास, या पर्यावरण संरक्षण किस पंचवर्षीय योजना में जोड़ा गया, इस टाइप से चीजें आप ध्यान दे दीजिए थोड़ा सा, ठीक है। इसके अलावा अर्थशास्त्र में आपको क्या देखना है या अर्थव्यवस्था में, तो कोर इकोनॉमी यानी कि टैक्सेशन, कर, भारत में किस प्रकार के कर लगाए जाते हैं, ऊपरगामी, अधोगामी, निगम कर, आयकर, इनको थोड़ा सा देख लीजिए। मुद्रास्फीति और बैंकिंग को देख लीजिए। राजस्व व्यवस्था क्या है और भुगतान संतुलन क्या होता है। इसके अलावा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद क्या है, निवल राष्ट्रीय उत्पाद क्या है, सकल घरेलू उत्पाद क्या है, तो इनके डेफिनेशन जरूर ध्यान में रख लीजिए। तो ये जो बुक्स है ये बहुत पर्याप्त है उत्तराखंड के इकोनॉमी के लिए, और एक सप्ताह में आप इस किताब को आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो ये जो मेरी स्ट्रेटजी है आपके लिए, ये 40 दिनों की है, जिसमें से एक सप्ताह में ये आपकी इकोनॉमी जो 10 नंबर तक आना है वो आपकी कंप्लीट तैयार हो जाएगी, और मेंस लेवल तक भी उसी से आपका काम चल जाएगा। फिर जो हमने आपको अगला बताया कि उत्तराखंड का जो इतिहास है वो लगभग 10 दिनों में आप उत्तराखंड के इतिहास को और उसके पॉलिटी को खूब बेहतर ढंग से तैयार कर ले जाएंगे। मैंने जितना बताया है सिर्फ आपको उतना ही पढ़ना है, तो 10 दिनों में खूब बेहतर तैयारी उसकी आप कर पाएंगे। अब उत्तराखंड के लिए एक बात इग्नोर मत करिएगा कि उत्तराखंड में लगभग 4 से 5 क्वेश्चन बनेंगे अंतरराष्ट्रीय संस्था से। अंतरराष्ट्रीय संस्था का मतलब यह है जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां है और इसकी स्थापना कब हुई थी, किस समिति के सिफारिश पर हुई थी। इसी तरह से विश्व बैंक का मुख्यालय कहां है, विश्व बैंक की स्थापना कहां हुई थी, या इसके पहले अध्यक्ष कौन थे। इसी तरह से अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के बारे में पढ़ लीजिएगा, WTO है, WHO है, इनके बारे में थोड़ा सा आप ध्यान दे दीजिएगा। एपेक है, ओपेक है, तो जो अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं हैं इनसे प्रश्न जो है वो बनता रहता है, तो आप इनको भी एक बार ध्यान दे देंगे, ठीक है। तो अगर आप इतनी तैयारी कर लेते हैं तो उत्तराखंड के लिए ये बातें बहुत पर्याप्त हो जानी हैं। तो उत्तराखंड में इतनी चीजें आपको पढ़ लेनी है। यहां से 5 प्रश्न बनने हैं जो अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं हैं। उसके बाद आ जाइए विश्व का भूगोल। विश्व का भूगोल इस समय लगातार लेक्चर चल भी रहा है, 4 या 5 लेक्चर हो गए हैं। वर्ल्ड जियोग्राफी की मैपिंग, उत्तराखंड में मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मैपिंग वर्ल्ड जियोग्राफी की, उसको आप अच्छी तैयारी कर लीजिए। मैपिंग अगर आप तैयार कर लीजिए तो उत्तराखंड की जियोग्राफी पढ़ने, जो वर्ल्ड जियोग्राफी है उसको पढ़ने की जरूरत आपको नहीं है। जल संधियां नोट करते जाइएगा, जहां से प्रश्न तय हैं, जल संधियां इसको तैयार कर लीजिएगा। और जल धाराएं, गर्म जल धाराएं और ठंडी जल धाराएं, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। देश और उनकी राजधानी, ये जरूर पूछा जाएगा, इसको तैयार कर लीजिएगा। और कुछ प्रमुख महासागर या सागर हैं, जैसे अरल सागर है, काला सागर है, कैस्पियन सागर है, भूमध्य सागर है, इनसे सीमा बनाने वाले देश कौन कौन से हैं, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। इसके अलावा देशों का क्रम उत्पादन में ध्यान दीजिएगा, जैसे लोहा उत्पादन में पहला स्थान, पेट्रोलियम उत्पादन में या भंडारण में पहला स्थान किस देश का है। तो इस टाइप की चीजें भी आप यहां से तैयार कर लेंगे। तो इतनी चीजें अगर आप तैयार कर लेते हैं तो उत्तराखंड जो PCS का प्री एग्जाम होना है 14 जुलाई को, यकीन मानिए कि आप 110 प्लस नंबर जो है वह अचीव करने के लिए पर्याप्त हो जाएंगे। अब बात आती है करंट अफेयर की कि सर करंट अफेयर कब पढ़ना है और कहां से पढ़ना है। तो वास्तव में करंट अफेयर पढ़ने के लिए अब ये सही टाइम स्टार्ट हो गया है। कुछ लोग होते हैं जो हमेशा पढ़ते रहते हैं, बहुत अच्छी बात है, उनका भी स्वागत है, पढ़ना ही चाहिए हमेशा। लेकिन जो लोग हमेशा नहीं पढ़ सकते हैं तो आप करिए क्या कि इस समय आप करंट अफेयर पढ़ना शुरू कर दीजिए। और करंट अफेयर कब से आप पढ़िए, ध्यान रखिए कि करंट अफेयर से 20 क्वेश्चन लगभग बनना है। इस परीक्षा में 20 क्वेश्चन करंट अफेयर से बनना है।
अब उस 20 क्वेश्चन में से लगभग 15 क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वह फरवरी से लेकर के और जून तक पूछे जाएंगे। 100% श्योर है, ये जान लीजिए। फरवरी से लेकर के और जून तक, या कह लीजिए 15 जनवरी से लेकर के और जून लास्ट तक 15 प्रश्न लगभग आपके बन जाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि 20 में 15 हम करें तो फरवरी से लेकर के और जून तक के करंट अफेयर को केवल पढ़ डालिए और खूब फोकस, बल्कि 2 पब्लिकेशन के किताब से पढ़ डालिए। किताबें बहुत मोटी ना हो, 2 अलग अलग पब्लिकेशन के किताबों से इसको पढ़ डालिए। और अगर आपकी इच्छा है कि आप एक ही किताब फॉलो करेंगे इसको पढ़ने के लिए, तो मैं आपको बता दूं कि बुक्स है एडुटेरिया, ये किताब है एडुटेरिया। इसमें लगभग 120-125 पेज होते हैं और 120-125 में जो है वह ऑब्जेक्टिव भी दिए हुए होते हैं और कॉन्सेप्ट भी दिए हुए होते हैं। तो आप इसकी तैयारी कर डालिए। लगभग 120 पेज है तो वो 100 मान के चलिए, क्योंकि 20 पेज लगभग इसमें बाकी के जो है वो ऑब्जेक्टिव दिया रहता है करंट अफेयर पर आधारित। ठीक है, तो अगर आप एक ही किताब पढ़ना चाहते हैं उत्तराखंड के लिए तो आप फिर इसको पढ़िए, एडुटेरिया को पढ़ डालिए। एडुटेरिया से जो लगभग आपके प्रश्न बनने हैं वे कवर हो जाएंगे एडुटेरिया में। ठीक है, तो 20 में से लगभग 15 प्रश्न 16 प्रश्न आपके एडुटेरिया से फंस जाएंगे। तो करंट अफेयर आप यहां से तैयार कर डालिए। देखिए, एग्जाम निकालने के लिए बहुत ज्यादा किताबें नहीं रखनी है। जितनी किताबें आप रखेंगे दोहराने में समस्या होगी। और कोई कितना भी अच्छा पढ़ा हुआ हो, अगर वह एग्जाम से ठीक पहले 30 दिन पहले 40 दिन पहले अपने संपूर्ण सिलेबस को ढंग से रिवीजन नहीं कर पाया है तो वो एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। यही जो एक्सपर्ट हैं उनका जो है वो टारगेट रहता है कि रिवीजन तेजी से करवाना है। तो रिवीजन महत्वपूर्ण है। अब रिवीजन करने के लिए आपके पास जो सोर्स हैं वो बहुत कम होने चाहिए। तो जितने कम सोर्स आप रखेंगे अच्छा रिवीजन कर पाएंगे। तो एक करंट अफेयर की बुक ले लीजिए एडुटेरिया, उसको आप रिवीजन कर डालिए। 100 पेज है, एक दिन में आप 10 पेज पढ़ेंगे तो 10 दिनों में बुक्स खत्म हो जाएगी, 20 दिनों में आप रिवीजन कर डालेंगे। ठीक है, ये बुक्स आप ले लेंगे और इस बुक्स से अगर आप पढ़ेंगे तो फिर आराम से, ये इकोनॉमी की है, एक हफ्ते में 2 बार ये बुक जो है वो आप रिवीजन कर लेंगे तो यह भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा उत्तराखंड की जो स्पेशल की बुक है, उत्तराखंड में इस स्पेशल बुक से आपको क्या पढ़ना है वो मैंने बता दिया है। तो वह लगभग आप 10 दिनों में कंप्लीट पढ़ डालेंगे, यहां से कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, तो इतनी चीजें। अब बात आती है कि सर साइंस कहां से पढ़ना है, तो साइंस में बहुत ज्यादा नहीं है। साइंस में आप विटामिन और उनके नाम देख लीजिए, मनुष्य को होने वाले रोग देख लीजिए, जीवाणु और विषाणु और प्रोटोजोआ कवक से होने वाले रोग देख लीजिए। इसके अलावा पादप हार्मोन्स देख लीजिए। तो यहां से मेजर क्वेश्चन साइंस के यहीं से बन जाते हैं। इसके अलावा मात्रक पूछे जाते हैं, तो मात्रक आप कोई एक लेक्चर या कोई एक वीडियो देख लीजिए, कहीं से यूट्यूब से देख लीजिए, उसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप पढ़ना ही चाहते हैं तो आपके पास सोर्स भी होगा, आप उसे पढ़ डालिए, वहां से आपके कवर हो जाएंगे। तो बहुत ज्यादा सिलेबस नहीं है, बस सोचेंगे तो बहुत है। और अगर आपकी रणनीति ठीक है, सटीक रणनीति है, तो आप सफल हो जाएंगे। देखिए, कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि वे पूरे साल मेहनत करते हैं, कुछ लोग होते हैं कि कुछ दिन मेहनत करते हैं, एग्जाम के 2 महीने 1 महीने 3 महीने पहले मेहनत करते हैं और एग्जाम क्वालिफाई हो जाता है। तो कारण यह है कि उनकी रणनीति इतनी सटीक है। आप 10 किताबें पढ़ते हैं, पूरा कवर करने की कोशिश करते हैं, आप रिवीजन नहीं कर पाते हैं। वो एक किताब उठा करके और ये मान के चलते हैं कि मुझे 150 क्वेश्चन फंसाना ही नहीं है, मुझे अटेंड करने जाना ही नहीं है, बस मुझे 100 और 105 और 110 जो करना है वो सही कर लेना है कि मैं 120 करूंगा उसमें 105 मेरा आ जाए। तो इस लिहाज से ये जो मैंने आपको बताया है ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार अगर आप इन्हें कवर करेंगे अच्छे से तो आपके लिए बहुत फायदा होने वाला है। और साथ में अगर हो सके तो आप प्रैक्टिस सेट खूब करिए। एक प्रैक्टिस सेट इस समय डेली आपको करना चाहिए। प्रैक्टिस सेट अगर आपके पास नहीं है, अगर आप चाहें तो आप हमें व्हाट्सएप के जरिए जो है मिल सकते हैं और व्हाट्सएप से आप हमसे प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं। प्रैक्टिस सेट जरूरी है। ये प्रैक्टिस सेट है जो उत्तराखंड के लिए बनाई गई है, ये पूरा एग्जाम पैटर्न पे आधारित है, ये ओमार शीट के साथ में आपको मिल रही है। तो अगर आप चाहेंगे तो आप ये प्रैक्टिस सेट हमसे ले सकते हैं, मंगा सकते हैं। और अगर आपके आसपास में कहीं अच्छी प्रैक्टिस सेट मिल रही है तो आप उससे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आप अपनी तैयारी को अंजाम दीजिए और आगे के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।